सूर्य की पहली किरणें दीवान ए खास की संगमरमरी फर्श को छू रही थी। अकबर ने चैन की सांस ली। रात भर की उलझन अब बीरबल की बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के सामने धूल हो चुकी थी। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजकाज में मेरी आंखें और कान तुम ही हो। ये केवल तुम्हारी बुद्धि नहीं है, बल्कि तुम्हारी निस्वार्थ मित्रता है जो मुझे हर विपदा में साहस देती है। तुम्हारे बिना ये साम्राज्य अधूरा है। बीरबल ने सम्मान में झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी हर सलाह आपके सिंहासन की रक्षा के लिए है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं आपकी सेवा से ज्यादा आपके मित्र होने का सौभाग्य पाता हूं। मित्रता पदवी नहीं देखती, बस विश्वास और स्नेह देखती है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उस पल वे दोनों बादशाह और वजीर नहीं, बल्कि दो गहरे दोस्त थे, जिन्होंने विश्वास की डोर से एक और मुश्किल को पार कर लिया था। ये उनकी दोस्ती ही थी जो साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव थी। उनकी दोस्ती केवल दरबार की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये महल के अंदर व्यक्तिगत जीवन और फुर्सत के क्षणों तक फैली हुई थी। अक्सर शाम को जब शासन का काम समाप्त हो जाता था, अकबर और बीरबल खास बाग में टहलते थे। इन मुलाकातों में न कोई शाही पदवी बीच में आती थी, न कोई राजनीतिक दांवपेंच। वहां अकबर अक्सर गंभीर मामलों पर चर्चा करने के बजाय जीवन के रहस्य, कविता या हास्य पर बात करते थे। वे खुलकर हंसते और एक दूसरे के विचारों को सुनते। एक शाम अकबर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बीरबल, सभी मुझे जहांपनाह और शाही हुक्म का डर दिखाते हैं, लेकिन तुम मुझे सिर्फ अकबर महसूस कराते हो। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर एक दोस्त बादशाह को इंसान की तरह न देखे तो वो दोस्त कैसा? आपकी आत्मा को तरोताजा करना, आपका बोझ हल्का करना, यही मेरी सच्ची सेवा है, चाहे वो सलाह से हो या एक साधारण ठहाके से। ये वही विश्वास था जिसने उन्हें सदियों तक याद रखने लायक दोस्ती की मिसाल बना दिया। उनका साथ केवल दो महान व्यक्तित्वों का नहीं, बल्कि दो सच्चे मित्रों का अनूठा संगम था। बीरबल की ये बेतकल्लुफी ही वो डोर थी जिसने बादशाह के जीवन को दरबार की कठोर औपचारिकताओं से मुक्त रखा था। महल में जहां हर कदम पर मर्यादा और नजराना जरूरी था, वही अकबर और बीरबल की बैठकें एक खुली हवा की तरह होती थी। अक्सर आधी रात को जब सारा शाही संसार सो जाता, अकबर बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाते। वहां न ताज होता था, न सिंहासन, सिर्फ दो कुर्सियां और शतरंज का एक अधूरा खेल। वे राजनीति की बातें कम, जिंदगी के फलसफों पर अधिक चर्चा करते थे। अकबर बेझिझक अपनी चिंताएं बताते और बीरबल बिना किसी डर के उन्हें आईना दिखाते। इस भरोसे के कारण ही बीरबल न केवल उनके वजीर थे, बल्कि उनके मनोबल के सबसे मजबूत स्तंभ भी थे। उनकी दोस्ती सत्ता के गलियारों में गूंजने वाली एक ऐसी खिलखिलाहट थी जिसे सदियों तक कोई चुनौती नहीं दे सका। ये उनकी आत्माओं का मिलन था, न कि शासक और सेवक का समझौता। ये दोस्ती केवल दरबार के किस्से कहानियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तब सामने आती थी जब अकबर को सबसे ज्यादा मानवीय सहारे की जरूरत होती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से चली लंबी राजनीतिक साजिश के कारण अकबर गहरे अवसाद में थे। उन्हें लग रहा था कि उनका न्याय और शासन विफल हो रहा है। आधी रात को अकबर ने बीरबल के निवास पर एक गुप्त दूत भेजा। बीरबल जानते थे कि यह कोई राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि दिल का बोझ है। वो तुरंत बादशाह के निजी कक्ष में पहुंचे। अकबर सिंहासन छोड़कर खिड़की के पास उदास खड़े थे। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में निराशा भरते हुए कहा, शाही जिम्मेदारियां इतनी भारी क्यों हैं? क्या मैं सिर्फ सम्राट हूं या मेरा कोई और भी वजूद है? बीरबल उनके पास पहुंचे और बड़े प्यार से कहा, जहांपनाह, आप पहले एक मित्र हैं, फिर शासक, और मित्र के रूप में मैं कहूंगा, जो आदमी रात को इतनी ईमानदारी से अपनी कमियों पर विचार करता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता।
बीरबल के इन शब्दों में जादू था, जो सत्ता के नहीं बल्कि सच्चे स्नेह के स्रोत से आता था। उनकी बातें सुनकर अकबर के चेहरे पर वर्षों बाद एक सहज मुस्कान खिली। अकबर ने राहत भरी सांस ली। बीरबल, तुम सचमुच एक अजीब रत्न हो। तुम मेरे बोझ को ऐसे उठाते हो जैसे वो कोई हल्का रुई का गोला हो। अकबर ने अपनी गद्दी छोड़ी और अपने मित्र की तरफ बढ़े। आज मुझे लग रहा है जैसे वर्षों बाद मैंने अपनी जलालियत का लिबास उतारा है। शाही बैठकें, फरमान और जिम्मेदारियां, इनसे मुझे एक रात की छुट्टी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, छुट्टी का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन एक शासक कभी छुट्टी पर नहीं जाता, केवल अपने शासन के तरीके बदलता है। अकबर ने उनका हाथ पकड़ा। तो ठीक है, आज रात हम शासक और मंत्री नहीं, बल्कि सिर्फ दो दोस्त हैं जो जन्नत के नीचे खड़े हैं। चलो महल की छत पर चलें। हम तारों को देखेंगे और उन बेतुकी बातों पर हंसेंगे जो दरबार में सोचना भी पाप माना जाता है। बीरबल सहर्ष तैयार हो गए। वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर भारी शाही दरवाजों से दूर एक सरल मित्रता के आनंद की ओर बढ़ चले। वे दोनों चुपचाप महल की सबसे ऊंची मीनार तक पहुंचे। रात ठंडी थी और चांदनी पूरे आगरा पर दूधिया रोशनी डाल रही थी। नीचे पूरा शहर सोया हुआ था और ऊपर आकाश उनकी निजी सभा के लिए खुला था। अकबर ने अपने भारी वस्त्रों और मुकुट को एक कोने में रखा। बीरबल ने भी औपचारिक पगड़ी उतार दी। अब वे सिर्फ दो साधारण इंसान थे, न कोई सम्राट और न कोई प्रधानमंत्री। अकबर ने लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार दिया हो। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो इस जगह की सबसे अच्छी बात क्या है? बीरबल ने एक चमकते तारे की ओर देखा। ये कि यहां कोई दरवाजा नहीं है, जहांपनाह, यहां सिर्फ दोस्ती की खिड़की खुली है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने एक बेतुके सरकारी मसले का जिक्र छेड़ा, जिस पर दरबार में घंटों चर्चा हुई थी। उस मसले की मूर्खता पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये हंसी राजसी नहीं थी, ये मुक्त, सहज और सच्ची थी। उस रात उनकी दोस्ती शासन की बेड़ियों से मुक्त होकर सितारों के नीचे और गहरी होती चली गई। अकबर ने आकाश की ओर देखते हुए एक लंबी, भारी सांस ली। बीरबल, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो, दरबार में हर कोई मेरी शक्ति देखता है, मेरे ताज का वजन महसूस करता है, पर कोई ये नहीं देखता कि ये वजन मेरे दिल पर कितना भारी है। बीरबल ने बड़ी शालीनता से सिर हिलाया। वो जानता था कि इस क्षण बादशाह को सिर्फ एक दोस्त की जरूरत थी, न कि एक मंत्री की। जहांपनाह, बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, ताज का वजन इसलिए है ताकि आप उसे संभाल सकें, लेकिन इस रात की तरह आपको हमेशा एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपका दिल हल्का हो सके। मैं सिर्फ आपके सिंहासन का सेवक नहीं हूं, मैं आपकी उस बेचैनी का साथी हूं जिसे आप दुनिया से छुपाते हैं। ये सुनकर अकबर का चेहरा स्नेह से भर उठा। बीरबल का ये साथ सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये आत्मा का जुड़ाव था। यही वो धागा था जिसने शासन और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखा, और इसी विश्वास ने उनकी दोस्ती को इतिहास में अमर कर दिया। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे, सितारों के नीचे, शाही जिम्मेदारियों से कोसों दूर। कुछ देर की खामोशी के बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। बीरबल, उसने धीरे से कहा, यह कितना अजीब है कि पूरे हिंदुस्तान का भार उठाने वाला व्यक्ति कुछ देर के सुकून के लिए सिर्फ एक साधारण से दोस्त के कंधों पर निर्भर रहता है। बीरबल ने स्नेह से अकबर के कंधे पर हाथ रखा। जहांपनाह, ये निर्भरता नहीं, ये संतुलन है। यदि आप सिर्फ बादशाह बने रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन जब आप एक दोस्त के पास आते हैं तो आप इंसान बन जाते हैं, और इंसान ही इंसान को सहारा दे सकता है। सूर्य की पहली किरणें पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देने लगी थी। रात ढल चुकी थी, लेकिन उस रात ने उनकी मित्रता को और मजबूत बना दिया था।
अब उन्हें वापस महल लौटना था, जहां जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन दोनों जानते थे कि ये अटूट विश्वास ही उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता रहेगा। ये दोस्ती सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं थी, ये शासन और मानवता का संगम थी। बादशाह अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराए। मित्र, अब चलने का समय है। जिम्मेदारियां कभी लंबी छुट्टी नहीं लेती। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और सहजता से जवाब दिया, जहां पनाह, अब आप सिर्फ बादशाह नहीं हैं, आप वापस जा रहे हैं एक ऐसे मित्र के रूप में जिसने रात भर अपने दिल का बोझ हल्का किया है। और मुझे विश्वास है कि अब आपका हर निर्णय अधिक स्पष्ट होगा। दोनों ने अपने घोड़ों की लगाम थामी। महल की ओर लौटते हुए रास्ते भर चुप्पी छाई रही, लेकिन वो चुप्पी हजारों बातों से अधिक भरी हुई थी। अकबर जानते थे कि सिंहासन की ऊंचाई पर बैठकर भी अगर कोई उन्हें जमीन से जोड़े रखता था तो वो बीरबल ही था। ये दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी राजनैतिक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो तलवारों से नहीं बल्कि सत्य, स्नेह और अटूट विश्वास से बनी थी, जिसने मुगल शासन को एक मानवीय आयाम दिया। जैसे ही वे महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचे, सूर्य की पहली किरणें महल के गुंबदों को स्वर्णिम आभा दे रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा, अनकहा आभार था, जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। बीरबल, अकबर ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, तुम जानते हो, ये दोस्ती मेरे किसी भी शाही खजाने से अधिक मूल्यवान है। मेरी सल्तनत में हर कोई मुझे सम्राट की पदवी से देखता है, सिवाय तुम्हारे। तुम मुझे सिर्फ एक इंसान के रूप में देखते हो, कमजोरियों और सवालों से भरा हुआ। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। हुजूर, मित्रता का धर्म ही यही है कि वो पदवी और सिंहासन को परे रखकर आत्मा से बात करे। और जब तक ये आत्मा शुद्ध है, आपका शासन मजबूत रहेगा। ये कहकर दोनों अपने अपने दायित्वों की ओर बढ़े, लेकिन वो सुबह की सैर उनके बीच के अटूट विश्वास की एक और मुहर बन गई थी। दरबार में अब अकबर का हर निर्णय अधिक आत्मविश्वास और न्यायसंगत मानवीयता से भरा हुआ था, जिसके पीछे बीरबल की निश्चल सलाह की नींव थी। दरबार में बीरबल की बढ़ती महत्ता और अकबर का उन पर अटूट विश्वास कई ईर्ष्यालु दरबारियों को खटकने लगा था। वे अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने के अवसर खोजते रहते, पर अकबर की उपस्थिति में उनकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन राजकोष के एक जटिल मामले पर चर्चा छिड़ी, जहां बड़े बड़े मंत्री अपनी अपनी स्वार्थ भरी दलीलें पेश कर रहे थे, जिससे स्थिति और उलझ गई। हर कोई असमंजस में था, सिवाय अकबर के। उन्होंने चुपचाप बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर शांत दृढ़ता थी। बीरबल ने तुरंत समस्या की जड़ को समझा और कुछ ही शब्दों में ऐसा न्यायसंगत समाधान पेश किया कि सभी विरोधी चुप हो गए। अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग मेरे साम्राज्य की सबसे कीमती दौलत है। यह दोस्ती अब केवल व्यक्तिगत नहीं थी, ये शासन की वो मजबूत आधारशिला थी जो न्याय और विवेक को सर्वोपरि रखती थी। और यही कारण था कि अकबर का झंडा दूर दूर तक फहराता था। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते ही अकबर और बीरबल अक्सर महल के पीछे बने शांत शाही बगीचे में समय बिताते थे। ये वो जगह थी जहां बादशाहत की तमाम औपचारिकताओं का बोझ उतर जाता था। यहां अकबर केवल सम्राट नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु मित्र थे, और बीरबल केवल मंत्री नहीं, बल्कि उनका सच्चा हमराज। उनकी बातचीत में सिर्फ राज्य के गंभीर मामले नहीं होते थे, बल्कि जीवन के छोटे मोटे किस्से, कविताएं और गुदगुदाने वाला हंसी मजाक भी शामिल होता था। अकबर को बीरबल की सीधी, तर्कपूर्ण बात इतनी पसंद थी कि वो अक्सर जानबूझकर मुश्किल और पेचीदा सवाल पूछते, सिर्फ इसलिए कि बीरबल की तत्काल हाजिर जवाबी सुन सकें। बीरबल का हर उत्तर, चाहे वो गंभीर हो या हास्यपूर्ण, हमेशा अकबर के दिल को छू जाता था। उनकी ये दोस्ती सोने की तरह तपकर निखरी थी, जो हर कसौटी पर खरी उतरती थी
और मुगल सल्तनत की शांति का पर्याय बन चुकी थी। उनके बीच विश्वास की डोर इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया की कोई भी साजिश तोड़ नहीं सकती थी। हाँ, ये विश्वास की डोर ही थी जिसने कई बार भरे दरबार में बीरबल को वो स्वतंत्रता दी जो किसी अन्य दरबारी को नहीं मिल सकती थी। जब भी राजनीति की उलझनों से या व्यक्तिगत चिंताओं से अकबर का मन विचलित होता तो वे फौरन बीरबल को तलब करते। बीरबल केवल समस्या का समाधान नहीं देते थे, बल्कि अपने शांत स्वभाव और हास्य से उस तनाव को पूरी तरह खत्म कर देते थे। कई बार ऐसा होता जब बादशाह रात के अंतिम पहर में शाही जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करने के लिए चुपके से बीरबल के आवास पर पहुंच जाते थे। वहां वे दोनों बिना किसी राजसी आडंबर के साधारण मित्र की तरह बैठकर जीवन, धर्म और शासन की बारीकियों पर चर्चा करते। अकबर को यह एहसास था कि बीरबल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे बादशाह सलामत नहीं बल्कि सिर्फ अकबर मानता है। उनकी दोस्ती का यही अनौपचारिक पहलू उसे इतना पवित्र और असाधारण बनाता था। इसी कारण सल्तनत का हर मंत्री जानता था कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार ऐसा ही हुआ कि जब साम्राज्य के उत्तरी सीमाओं पर लगातार विद्रोही सिर उठा रहे थे, तब बादशाह अकबर अत्यंत तनाव में थे। रात भर वे जागते रहे और अंततः भोर होने से पहले ही बीरबल के साधारण कमरे का दरवाजा खटखटाया। बीरबल ने बिना किसी सवाल के उन्हें अंदर आने दिया और अपने पास रखे एक साधारण कालीन पर बैठने का इशारा किया। अकबर ने अपनी पगड़ी खोली, सिर झुकाया और कहा, बीरबल, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सारा राजपाट एक रेत का महल है जो कभी भी ढह सकता है। मैं थक गया हूं। बीरबल ने शाही चिंताओं को एक पल में भांप लिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, हुजूर, सिंहासन पर बैठना जरूरी है, पर उसे सिर पर उठाना नहीं। याद रखिए, आप इस देश के पिता हैं, मालिक नहीं। पिता थक सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता। बीरबल की ये बातें, जो किसी भी मंत्री के लिए गुस्ताखी मानी जाती, अकबर के लिए सबसे बड़ा संबल थी। इसी विश्वास और निडरता ने उनकी दोस्ती को सल्तनत की सबसे मजबूत आधारशिला बना रखा था। अकबर ने एक लंबी सांस ली, मानो उनके सीने से कई टन का बोझ उतर गया हो। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम ही हो, बीरबल, जो मुझे ये याद दिला सकते हो कि बादशाह होने से पहले मैं सिर्फ अकबर हूं। दूसरे सब दरबारी या तो मेरी तारीफ करते हैं या मुझसे डरते हैं। वो सिंहासन से उठे और बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। राजपाट की दीवारें बहुत ऊंची है मेरे दोस्त। इन दीवारों के बाहर की ताजी हवा मैंने बरसों से नहीं ली है। शायद इसी घुटन ने मुझे थका दिया है। बीरबल, बादशाह ने आवाज दी, जिसमें अब थकान नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा थी। चलो, आज इस दरबार की चकाचौंध से दूर कहीं टहलते हैं। कोई राजनैतिक मसला नहीं, कोई जरूरी दस्तावेज नहीं, बस दो दोस्त और आसमान। उनकी दोस्ती का यही रूप था, जहां सम्राट और सेवक की पदवी मायने नहीं रखती थी, जहां बस दो दिल मिलते थे। इस सादगी ने ही उनकी दोस्ती को इतिहास में अमर कर दिया। अकबर तुरंत उठे और उन्होंने अपना शाही मुकुट और भारी जरी वाले वस्त्र उतारने का इशारा किया। बीरबल ने उनकी इस तत्परता पर स्नेहपूर्ण मुस्कान दी। दोनों ने सादे, साधारण कपड़े पहने और महल के गुप्त दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल गए, ताकि किसी दरबारी या सिपाही को पता न चले। वे शहर की शोरगुल भरी गलियों से दूर यमुना नदी के किनारे एक पुरानी, शांत कुटिया की ओर चल दिए। संध्या की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पेड़ों पर पड़ रही थी। ताजी हवा का पहला झोंका अकबर के चेहरे पर पड़ा। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई कैदी बरसों बाद आजाद हुआ हो। यह है जीवन, बीरबल, उन्होंने खुशी से कहा। यहां न राजशाही का बोझ है, न फैसले लेने की चिंता। देखो, हम सचमुच कितने हल्के हो गए हैं। बीरबल ने यमुना के बहते पानी की ओर देखते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आज आप सिर्फ अकबर हैं और मैं महज महेशदास।
यही हमारी दोस्ती की नींव है, जहां पद नहीं, सिर्फ भावनाएं बोलती हैं। इस सादगी भरे पल में अकबर को लगा कि वर्षों से खोया हुआ उनका सुकून आज वापस मिल गया है। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में पहली बार वो निश्चल चमक थी जो शहंशाह के पर्दे के पीछे छिप जाती थी। तुम सही कहते हो मेरे दोस्त, अकबर बोले। ये क्षण, ये नदी, ये चुप्पी, ये सब इसलिए कीमती है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वरना ये ताज अक्सर मुझे इतना अकेला महसूस कराता है कि जैसे मैं पूरी सल्तनत का भार अकेले ढो रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत ज्ञान झलक रहा था। जहां पनाह, आप भार नहीं ढो रहे, आप उसे संभाल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे शक्तिशाली शासक को भी एक अदद दोस्त चाहिए होता है जो उसे आईना दिखा सके, न कि केवल चापलूसी। ये दोस्ती आपकी शक्ति नहीं, आपकी मानता की निशानी है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बादशाहत और इंसानियत के बीच का वो नाजुक संतुलन कहीं और नहीं, बल्कि इसी सरल दोस्त की संगत में छिपा है जो उन्हें बादशाह से इंसान बना देता था। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार इतने खुले दिल से महसूस किया कि बीरबल उनके लिए केवल वजीर नहीं, बल्कि जीवन की वो आवश्यक वायु है जिसके बिना बादशाहत दम तोड़ देगी। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। सही कहते हो दोस्त, अकबर ने भर्राई आवाज में कहा। दिल्ली का तख्त मुझे महान शासक बना सकता है, पर तुम्हारा साथ मुझे एक बेहतर इंसान बनाता है। मैंने तुम्हें रत्न दिए, दौलत दी, पर इस दोस्ती का मोल इन सब से कहीं ज्यादा है। बीरबल ने स्नेहपूर्वक प्रत्युत्तर दिया। जहां पनाह, रत्नों को तराशा जाता है, पर दोस्ती बिना किसी तराश के अनमोल होती है। हमारी दोस्ती का धागा केवल तर्क और ज्ञान से नहीं बुना गया है, बल्कि आपसी सम्मान और एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देने की क्षमता से बना है। उस क्षण दरबार की औपचारिक दीवारें ढह गई और वहां केवल दो मनुष्य बचे थे, एक महान सम्राट और उसका विश्वस्त मित्र, जिनकी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतर चुकी थी। ये दोस्ती ही थी जो अकबर को शक्ति और विनम्रता दोनों प्रदान करती थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष और स्नेह की चमक थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो इसमें मेरी संगत का भी कुछ योगदान होगा। आखिर हर महान कहानी के पीछे एक महान श्रोता होता है। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, बिल्कुल सत्य। आपकी अनूठी और गूढ़ पहेलियां ही मेरी बुद्धि को तलवार की धार देती है। यदि आप चुनौती न दें तो मेरा ज्ञान केवल किताबों तक सीमित रह जाएगा। इस संक्षिप्त हास्यपूर्ण संवाद ने सिद्ध कर दिया कि उनकी दोस्ती सत्ता और अधीनता के संबंधों से परे थी। ये दोनों के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान था जहां सम्राट अपनी चिंताएं साझा कर सकता था और सलाहकार बेझिझक सत्य बोल सकता था, ये जानते हुए कि इस रिश्ते में कोई भी दीवार खड़ी नहीं हो सकती थी। उनकी ये अनूठी मित्रता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। ब्लॉकवोट। एक बार की बात है, एक उदास शाम को बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे से दूर क्षितिज को निहार रहे थे। राज्य की चिंताएं उनके मन को घेरे थी, लेकिन आज उन्हें किसी राजसी अधिकारी की नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र की आवश्यकता थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल के आते ही कक्ष का माहौल हल्का हो गया। बीरबल, अकबर ने हल्की आवाज में कहा, यह शाही ताज जितना भारी है उतनी ही भारी इसकी जिम्मेदारियां है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं इस बोझ के नीचे दब रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी नीति नहीं समझाई, बल्कि पास रखी हुई एक छोटी सी बाती उठाई। जहां पनाह, बोझ सिर्फ उठाने वाले को भारी लगता है, लेकिन जब दो मजबूत कंधे हों तो वही बोझ कर्तव्य बन जाता है। आपकी तलवार की धार आपके न्याय में है और मेरा कार्य उस धार को पैना रखना है।
उनकी ये बातें सुनकर अकबर के चेहरे पर फिर से एक गहरी मुस्कान आ गई, जो इस बात का प्रमाण थी कि बीरबल की बुद्धिमत्ता हमेशा उनकी चिंता का समाधान बन जाती थी। अकबर ने गहरी सांस ली, जैसे उनके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उन्होंने स्नेह भरी आंखों से बीरबल की ओर देखा। सच कहते हो बीरबल, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। राज्य संभालना आसान हो सकता है, लेकिन इस अकेलेपन को दूर करने वाला साथी मिलना कठिन है। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप शासन हैं और मैं उसका विवेक। उनकी ये बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। दरबार का माहौल तुरंत हल्का हो गया। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि आज शाम दीवान ए खास की बैठकें स्थगित कर दी जाएं। आज हम शाही बगीचे में बैठेंगे। कोई राजा या वजीर नहीं, केवल दो दोस्त। ये निमंत्रण बीरबल के लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। उनकी ये दोस्ती, जो बुद्धि और सम्मान की नींव पर टिकी थी, हर संकट और हर खुशी में और भी मजबूत होती जा रही थी। वे जानते थे कि उनका रिश्ता केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि हृदय का था। शाम होते ही शाही बगीचे में शांत और सुगंधित माहौल छा गया। दोनों ने राजकीय वस्त्रों की औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए हल्के और आरामदायक लिबास पहने। वे राजसी तख्त को छोड़कर संगमरमर की एक साधारण सी बेंच पर बैठे। अकबर ने इत्मीनान से पीछे टेक लगाई और आसमान की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, इस शांति में मुझे लगता है जैसे मैं बादशाह नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। बीरबल ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, इंसानियत ही तो हर बादशाह की सबसे बड़ी दौलत है। यह पहचान आपको केवल आपका विवेक ही दे सकता है। इसके बाद उन्होंने राजनीति या न्याय की कोई बात नहीं की। अकबर ने बीरबल के परिवार का हाल पूछा और बीरबल ने हल्के फुल्के किस्से सुनाए। राज्य की चिंताएं उस शाम के लिए मानो दूर हो गई थी। उनकी बातचीत में हंसी थी, सम्मान था और एक दूसरे को बिना बोले समझने का अटूट विश्वास था। ये क्षण उनकी सच्ची दोस्ती का प्रमाण था, जो समय के साथ केवल गहरी होती जा रही थी। अकबर ने एक लंबी और तृप्त सांस ली। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से महसूस हुई कि राज्य की जटिलताओं और भारी जिम्मेदारियों के बीच बीरबल ही वो सहारा थे, जो उन्हें बादशाह के भारी मुकुट का बोझ उतारने देते थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें न तो चापलूसी से देखते थे और न ही भय से, बल्कि केवल एक इंसान के रूप में, एक दोस्त के रूप में। ये संबंध उनके शासनकाल की सबसे बड़ी ताकत थी। देर हो चुकी थी। महल के दालानों में मशालों की रोशनी अब मध्यम पड़ गई थी। अकबर ने प्रेम और स्नेह से बीरबल की ओर देखा। अब तुम जाओ मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ बिताया ये वक्त शाही खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। कल फिर राज्य की चिंताएं हमें घेर लेंगी, पर आज की ये शांति मेरे मन में बनी रहेगी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और विदा ली। वो जानते थे कि उनकी दोस्ती केवल दरबार की दीवारों तक सीमित नहीं थी। ये दो आत्माओं का वो अटूट बंधन था, जिसे न पद बदल सकता था और न ही समय। बीरबल के जाने के बाद भी अकबर के चेहरे पर संतुष्टि की एक हल्की मुस्कान टिकी रही। अकबर शांत रात में खोए रहे। उन्हें लगा जैसे बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल उनकी समस्याओं का निवारण किया था, बल्कि उनके एकाकीपन को भी दूर कर दिया था। वो सोचते थे कि सत्ता अक्सर राजा को अलग थलग कर देती है, पर बीरबल की उपस्थिति ने उन्हें मानव बनाए रखा था। अन्य दरबारी केवल हां में हाथ मिलाते थे, पर बीरबल ही थे जो उन्हें सच्चाई का आईना दिखाते थे और कभी कभी उन्हें चुनौती भी देते थे। अगली सुबह जब शाही दरबार लगा तो राज्य का एक अति कठिन मामला सामने आया। दो सूबेदारों के बीच जमीन के मालिकाने को लेकर विवाद था और सभी मंत्रीगण उलझन में थे कि न्याय कैसे किया जाए। स्थिति तनावपूर्ण थी। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर अपनी सहज मुस्कान के साथ एक ऐसी कहानी सुनाई जिसके अंत में उस विवाद का सटीक और सरल हल छिपा था।
अकबर ने अपने मित्र की ओर देखा, जिनकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, केवल स्पष्टता थी। दरबार फिर से शांत हो गया और अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं, मेरी आत्मा के रक्षक हो। उनकी दोस्ती ने न्याय को भी एक नया आयाम दे दिया था। ये अनमोल रिश्ता दोनों के लिए जीवन का आधार था। दरबार की गहमा गहमी शांत होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में आने का निमंत्रण दिया। कक्ष की सुनसान शांति में बादशाह ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। मेरे दोस्त, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम मेरे राज्य की अमूल्य निधि हो। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे स्वयं को समझने में मदद करने के लिए यहां हो। अकबर की आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। वो विवाद, जो अन्य मंत्रियों के लिए सिर्फ एक कानूनी पेंच था, तुमने उसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपकी छाया मात्र हूं। आपकी न्यायप्रियता ही मुझे सत्य को सरलता से प्रस्तुत करने का साहस देती है। हमारी ये दोस्ती, जो बिना किसी पद या अहंकार के टिकी है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। दोनों की आंखें मिली। उस क्षण वे न तो बादशाह थे और न ही वजीर। वे केवल दो ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे और एक दूसरे की उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करते थे। उनका रिश्ता सत्ता के गलियारों में एक ताजगी भरी हवा के झोंके जैसा था। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम सही कहते हो मेरे दोस्त, राजसी शानो शौकत एक तरफ और तुम्हारी निस्वार्थ संगति दूसरी तरफ। मैं तुम्हारे साथ खुलकर हंस सकता हूं, गलती स्वीकार कर सकता हूं और बिना किसी डर के मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ सकता हूं। यह सुविधा मुझे इस पूरे साम्राज्य में कहीं और नहीं मिलती। दरबार के बाकी वजीर और मनसबदार, जो दूर खड़े थे, हमेशा इस अद्वितीय संबंध को आश्चर्य की दृष्टि से देखते थे। उन्हें हैरानी होती थी कि एक बादशाह एक साधारण व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता कैसे दे सकता है। लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। यही वो रिश्ता था जो उन्हें आत्ममुग्ध होने से बचाता था और उन्हें विनम्रता के साथ शासन करने की प्रेरणा देता था। उनकी दोस्ती केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी। ये सच्चाई और न्याय की ऐसी डोर थी जिसने सदियों तक मुगल सल्तनत की नींव को मजबूती दी। ये दोस्ती केवल बीरबल या अकबर की नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की विजय थी। उनकी ये मित्रता केवल शाही महलों की दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये प्रजा के लिए आशा का प्रतीक बन गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब बादशाह अकबर किसी प्रशासनिक दुविधा में फंस जाते थे या किसी दरबारी के बहकावे में आकर कोई कठोर निर्णय ले लेते थे, तो बीरबल अपनी सरल और स्पष्ट बातों से उस निर्णय की दिशा बदल देते थे। बीरबल का लहजा हमेशा सम्मानजनक रहता था, लेकिन उनकी बात में वो तीखापन होता था जो सीधे सत्य पर प्रहार करता था। अकबर इस आलोचना को शिकायत नहीं, बल्कि अपने शासन को बेहतर बनाने का अमूल्य उपहार मानते थे। वे जानते थे कि सत्ता के शिखर पर रहते हुए ऐसा सच्चा मित्र मिलना किसी हीरे से कम नहीं था, जो उनकी हर भूल को दर्पण की तरह दिखा सके। यही कारण था कि अकबर कई बार जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते थे, ताकि बीरबल की अनोखी सोच और हाजिर जवाबी से उन्हें शासन कला की नई बारीकियां सीखने को मिले। ये दोस्ती सिर्फ समय काटने का जरिया नहीं, बल्कि एक चलती फिरती पाठशाला थी। ये रिश्ता केवल पद या दरबार की औपचारिकताओं पर आधारित नहीं था। ये सम्मान, विश्वास और बुद्धिमत्ता की नींव पर टिका था। बीरबल अच्छी तरह समझते थे कि उनकी हाजिर जवाबी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि न्याय की तुला को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। बादशाह अकबर के लिए बीरबल वो अमूल्य आईना थे जो उन्हें उनकी शाही जिम्मेदारियों की कठोरता से परे एक साधारण मनुष्य की तरह सोचने पर मजबूर करता था। इसी विश्वास के चलते अकबर अक्सर बीरबल को निजी सलाह-मशवरे के लिए देर रात अपने कक्ष में बुलवाते थे। इन निजी वार्ताओं में बादशाह
और दरबारी का भेद मिट जाता था। वहां सिर्फ दो मित्र होते थे जो राज्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे। अकबर की शक्ति और बीरबल की सहज बुद्धि का ये मेल मुगल साम्राज्य के लिए एक असाधारण वरदान सिद्ध हुआ, जिससे उनकी मित्रता की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कई बार जब दरबार के चापलूस मंत्री जटिल समस्याओं को और उलझा देते थे, तब बादशाह हताश हो जाते। ऐसे अवसरों पर बीरबल का आगमन शांत हवा के झोंके जैसा होता। उनकी बातें तर्क और हास्य से भरी होती थी, जो गंभीर से गंभीर विषय को भी सरलता से सुलझा देती थी। एक बार राज्य के खजाने को लेकर एक बड़ी राजनीतिक दुविधा खड़ी हो गई। सभी दरबारी केवल कठोर नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे थे, जिससे जनता में असंतोष फैलने का डर था। बीरबल ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि कभी-कभी न्याय के लिए नियमों को लचीला बनाना पड़ता है। उनकी इस मानव केंद्रित सलाह ने न केवल उस समस्या का समाधान किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि प्रजा का विश्वास बादशाह पर बना रहे। अकबर जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता निस्वार्थ प्रेम और निडरता से उपजी थी। यही कारण था कि उनकी ये दोस्ती केवल दरबार तक सीमित न होकर इतिहास का अटूट हिस्सा बन गई। ये दोस्ती केवल बड़े राजनैतिक संकटों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी दैनिक दिनचर्या के छोटे छोटे क्षणों में भी इसकी गर्मजोशी महसूस की जा सकती थी। अक्सर जब दरबार की गंभीर बैठकें समाप्त हो जाती थी, तो अकबर बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुला लेते थे, जहां वे बिना किसी औपचारिक बंधन के घंटों बातचीत करते थे। अकबर जानते थे कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उन्हें बादशाह की उपाधि से परे एक साधारण मनुष्य के रूप में देख सकते थे। एक बार हसीम जाग के दौरान अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम नहीं डरते कि तुम्हारी ये बेबाकी कभी तुम्हें भारी पड़ सकती है? बीरबल ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, जहां पनाह, डर तो वहां होता है जहां प्रेम न हो। आप मेरे मित्र हैं, मेरे संरक्षक नहीं, और एक सच्चे मित्र से सच कहने पर सजा नहीं, सराहना मिलती है। इस उत्तर पर अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। ये उनका साझा विश्वास ही था जिसने उन्हें ये अनमोल रिश्ता बनाए रखने की शक्ति दी। ये विश्वास केवल महलों की औपचारिक दीवारों और दरबार के शिष्टाचार तक सीमित नहीं था। उनकी दोस्ती अक्सर शासन के बोझ को हल्का करने का एक जरिया बन जाती थी। जब राज्य के गंभीर मसले बादशाह को घेर लेते और बाकी दरबारी केवल हाँ में हाँ मिलाते, तब अकबर बीरबल की ओर देखते थे, उस एक व्यक्ति की ओर जो उन्हें बिना किसी लागल पेट के कड़वा सच बता सकता था। अकबर ने एक बार निजी क्षणों में स्वीकार किया था, बीरबल, मेरे पास लाखों सैनिक हैं, अथाह धन है, पर तुम ही हो जो मुझे बताते हो कि मैं वास्तव में कहाँ खड़ा हूं। बीरबल कभी घमंड न करते हुए बस मुस्कुराते। ये उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी थी, सत्ता और विनम्रता का ऐसा अद्भुत मेल, जिसने इतिहास में उन्हें एक अविस्मरणीय जोड़ी बना दिया। उनकी हंसी, उनके गंभीर विचार विमर्श और यहां तक कि उनकी छोटी मोटी नोकझोंक भी उस अनमोल रिश्ते की आधारशिला थी जिसने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी। दीवान-ए-खास की औपचारिक बैठकें समाप्त होने के बाद अकबर की सबसे प्रिय दिनचर्या बीरबल के साथ समय बिताना होती थी। शाही बागों में टहलते हुए वे अक्सर राज्य के गंभीर विषयों को हास्य और चुटकुलों में बदल देते। बीरबल की उपस्थिति मानो अकबर के सिर से ताज का बोझ कुछ पल के लिए उतार देती थी। दरबार में बीरबल द्वारा सुनाया गया एक छोटा सा किस्सा भी गंभीर नीतिगत फैसलों की थकान को मिटाने की क्षमता रखता था। एक दिन भोजन के उपरांत अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो या सबसे बड़ी चुनौती? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपकी वह दर्पण हूं जो आपको आपके गुणों के साथ साथ आपकी त्रुटियां भी स्पष्ट दिखाता है। अकबर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये आपसी सम्मान, जिसमें बादशाह अपने मंत्री को चुनौती देने की पूरी आजादी देता था, न केवल मुगल साम्राज्य के लिए एक उदाहरण बना, बल्कि ये भी दर्शाता था कि सच्चा शासक वही है
जो अपने आलोचक को मित्र बनाता है। उनकी ये अनोखी जुगलबंदी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और प्रजा इस बात से आश्वस्त थी कि जब तक बीरबल जैसा सच्चा सलाहकार बादशाह के साथ है, न्याय अवश्य होगा। ये दोस्ती केवल राजकीय मुद्दों या दरबार की औपचारिकताओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके निजी पलों में भी गहरी थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बीरबल बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बादशाह के निजी कक्ष में प्रवेश कर जाते और अकबर उन्हें देखकर प्रसन्न होते, जैसे कोई पुराना मित्र मिला हो। अकबर अक्सर बीरबल के तीखे हाजिर जवाबी और तर्क की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब पहेलियां पूछते थे, लेकिन ये प्रश्न केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते थे, बल्कि ये अकबर का तरीका था बीरबल पर अपना विश्वास व्यक्त करने का। बादशाह जानते थे कि बीरबल का हर जवाब न केवल बुद्धि से परिपूर्ण होगा, बल्कि उसमें हमेशा राज्य और प्रजा के हित की भावना भी छिपी होगी। बीरबल बदले में जानते थे कि बादशाह की हर चुनौती उनके ज्ञान को और निखारने का एक अवसर मात्र है। उनकी ये सहज और अटूट समझदारी ही उनकी मित्रता की सबसे बड़ी नींव थी, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। इस अटूट रिश्ते का परिणाम ये हुआ कि बीरबल केवल एक सलाहकार या हास्य विनोदी पात्र नहीं रह गए थे, बल्कि वो बादशाह अकबर के विश्वास पात्र मित्र बन गए। जब भी अकबर किसी निजी दुविधा या मानसिक उलझन में होते, तो वो दरबार की चकाचौंध से दूर बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाते। वहां कोई मंत्री या दरबारी नहीं होता था, केवल दो दोस्त होते थे। अकबर बिना किसी संकोच के अपने मन की बात कहते और बीरबल उन्हें केवल न्याय और धर्म की कसौटी पर परख कर सलाह देते। ये स्वतंत्रता और आपसी सम्मान ही उनकी दोस्ती को इतना खास बनाता था। कई बार तो बीरबल ने बादशाह के विचारों का सीधे विरोध भी किया, और इस पर अकबर कभी नाराज नहीं हुए, बल्कि उनकी ईमानदारी और साहस की सराहना करते थे। बादशाह जानते थे कि जहां बाकी दरबारी चापलूसी में लिप्त रहते हैं, वही बीरबल ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने की हिम्मत रखते हैं। यही कारण था कि बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर का दरबार अधूरा और नीरस लगता था। अकबर के लिए बीरबल केवल एक चतुर मंत्री नहीं थे, बल्कि एक गहरे मित्र और विश्वसनीय साथी थे। अक्सर जब राज्य के कार्य खत्म हो जाते थे, तो बादशाह बीरबल को निजी कक्षों या महल के खूबसूरत बगीचों में बुला लेते थे। वहां वे राजपाट की गंभीर बातों को छोड़कर जीवन की छोटी छोटी खुशियों, कविताओं और दर्शन पर चर्चा करते थे। बीरबल की सरल और तार्किक बातें अकबर के मन को शांति देती थी और उन्हें साम्राज्य के भारी बोझ से मोमेंटरली राहत मिलती थी। ये अनौपचारिक समय ही उनकी दोस्ती की नींव को और मजबूत करता था। अकबर जानते थे कि बीरबल ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने वे बादशाह होने का दिखावा किए बिना एक साधारण मनुष्य की तरह अपने संदेह और चिंताएं प्रकट कर सकते हैं। बीरबल के होठों पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और उनकी बुद्धिमानी से भरी आंखों में कभी कोई चापलूसी या स्वार्थ नहीं झलकता था। यही कारण था कि अकबर को बीरबल का साथ दुनिया के किसी भी खजाने से अधिक प्रिय था। उनका रिश्ता पद या शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि शुद्ध प्रेम और आपसी आदर का प्रतीक था। अक्सर दरबार की भागदौड़ और राजकीय बैठकों के बाद शाम ढलते ही अकबर का मन बीरबल की ओर खिंच जाता था। वे उन्हें विशेष रूप से शाही बगीचे या अपने निजी अध्ययन कक्ष में बुलाते थे। इन मुलाकातों में न तो राजसी तामझाम होता था और न ही सत्ता का बोझ। वे दोनों कुर्सियों पर बैठकर घंटों गहन विषयों पर चर्चा करते या कभी कभी बस मौन में एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते। बीरबल कभी भी अपने शब्दों को तोलते नहीं थे। यदि अकबर का कोई निर्णय उन्हें अनुचित लगता, तो वे बिना किसी डर के तर्क और हास्य के साथ उसे चुनौती देते थे। अकबर को बीरबल की यही निस्वार्थ आलोचना सबसे अधिक प्रिय थी। ये वो पारदर्शी दर्पण था जो उन्हें उनकी गलतियां और मानवीय सीमाएं दिखाता था। बीरबल जानते थे कि उनकी बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग वे केवल बादशाह की सेवा
या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए करते थे। ये दोस्ती केवल सलाह तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये बादशाह के अकेलेपन का सबसे विश्वसनीय सहारा थी। वे दोनों शाही दरबार के बाहर, अक्सर आगरा के विशाल बागों में या निजी कक्षों में घंटों बिताते थे। बादशाह अकबर, जो दुनिया के सामने सख्त और अप्रभेद्य थे, बीरबल के सामने बच्चे जैसे सरल और सहज हो जाते थे। वे अपनी राजनीतिक चिंताएं, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत डर भी बिना किसी संकोच के साझा करते थे। एक दोपहर, जब वे जामा मस्जिद के पास बने शाही फव्वारे के किनारे बैठे थे, अकबर ने अचानक गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये साम्राज्य मुझे एक सोने का पिंजरा लगता है। बाकी सब जी हुजूर कहते हैं, पर कोई दिल की बात नहीं कहता। बीरबल ने अपनी विशिष्ट मुस्कान दी। जहांपनाह, पिंजरा हो या महल, मैं हमेशा उस दरवाजे पर खड़ा हूं। आप बादशाह हैं, लेकिन मेरे लिए आप केवल मेरे दोस्त हैं। यही वो सच्चाई है जिसके बल पर मैं आपसे वो सब कह पाता हूं जो बाकी दरबारी कहने से डरते हैं। ये सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। सत्ता के शिखर पर बैठा वो व्यक्ति भी सामान्य मानवीय स्नेह और एक निडर दोस्त के समर्थन का भूखा था, और बीरबल ने उन्हें वो निडरता और स्नेह दोनों दिए। अकबर ने राहत की एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपने कंधे का तनाव ढीला किया, जो अक्सर सत्ता और जिम्मेदारी के बोझ तले कस जाता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मेरे लिए यह बादशाहत एक मुकुट है, पर तुम्हारी दोस्ती वो हवा है जो मुझे सांस लेने देती है। ये कहकर उन्होंने मेज पर रखी जरूरी साइलों और मोहरबंद चिट्ठियों को किनारे किया। चलो, आज काम की बात यही रोकते हैं। बताओ, तुमने शहर में क्या देखा? क्या कोई नई मुसीबत, कोई नई कहानी, या कोई ऐसा बेवकूफी भरा तर्क जो केवल तुम ही दरबार में ला सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। जहांपनाह, जब दोस्ती इतनी सच्ची हो तो मेरे पास कहानियों का भंडार कभी खत्म नहीं होता। आज मैं आपको सुनाता हूं उस महामूर्ख आदमी की गाथा जो अपनी ही परछाई से डरकर भाग खड़ा हुआ था। इस सहज संवाद में ही उनके संबंध की अनूठी गहराई निहित थी। एक राजा और एक मित्र, दोनों का संतुलन जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे साम्राज्य के माहौल को हल्का कर दिया था। अकबर जानते थे कि यह दोस्ती किसी सोने के पिंजरे से कहीं ज्यादा कीमती थी। अकबर ने बीरबल की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा। तुम्हारे मुख से निकली हर गाथा न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन का कोई गूढ़ रहस्य भी खोलती है। मेरे दोस्त, अब और इंतजार न कराओ, शुरू करो। ये सुनते ही दरबार में एक हल्की सी सरसराहट फैल गई। सभी मंत्री और दरबारी, जो अभी तक राज्य के गंभीर मसलों पर उलझे थे, अब राजा और उनके चतुर वजीर के बीच की इस निजी गोष्ठी का हिस्सा बनने को उत्सुक हो उठे। बीरबल ने अपने हाथों को जोड़कर धीरे से झुकते हुए कथा प्रारंभ की। जहांपनाह, ये बात है दूर दराज के एक देहात की, जहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपीचंद। वो शरीर से तो बड़ा बलिष्ठ था, पर उसकी बुद्धि बिल्कुल बालक जैसी थी। उसे लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी नया दिखता है वो उसे नुकसान पहुंचाने आया है। एक बार वो खेत से लौट रहा था। दोपहर का समय था और सूरज बिल्कुल सिर पर था। जैसे ही उसने गांव की पगडंडी पर कदम रखा, उसने देखा कि एक काली छाया उसके ठीक पीछे पड़ी है, और वो जितनी तेजी से चलता है, वो छाया भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करती है। गोपीचंद घबरा गया। उसने निश्चय किया कि वो इस अदृश्य शत्रु को चकमा देकर ही रहेगा। उसने तुरंत अपनी चाल बदल दी और जोरों से भागने लगा, लेकिन वो अदृश्य शत्रु उसके साथ ही चलता रहा। हताश होकर गोपीचंद ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे पीछे की ओर जोर से फेंक दिया, ये सोचकर कि शायद वो उस काली चीज को घायल कर देगा। पत्थर तो जमीन पर गिरा, पर छाया टस से मस नहीं हुई। अब गोपीचंद पूरी तरह से आतंकित था। उसने आखिरी दाव खेला। वो तेजी से भागा और एक पेड़ के पीछे छिप गया, ये उम्मीद करते हुए
कि जब वो बाहर निकलेगा तो साया चला गया होगा। जब वो धीरे से झांका तो पाया कि वो भयानक काली चीज अभी भी वही खड़ी उसका इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से ये कोई काला जादू है। वो बुदबुदाया। डर के मारे वो चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। बचाओ, कोई मुझे इस काले भूत से बचाओ। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण और खेत में काम कर रहे मजदूर तुरंत उसकी ओर दौड़े। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और अंततः दरबार तक जा पहुंची। जब ये खबर दरबार में पहुंची तो सभी दरबारी आश्चर्यचकित और भयभीत थे। कई ने इसे अशुभ संकेत या किसी क्रोधी देवता का श्राप मान लिया। सम्राट अकबर ने जब उस भयानक काले भूत की कहानी सुनी तो वो भी चिंतित हो उठे, पर उनका मन इसे मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई वास्तविक भूत है। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये आतंक पूरे गांव में फैल रहा है। मुझे ये किसी अजीब शैतानी हरकत से ज्यादा किसी की शरारत लगती है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? जाओ और पता लगाओ कि ये काली चीज क्या है और क्यों लोगों को डरा रही है। मुझे तुम्हारी चतुराई पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, आपका सेवक अभी जाता है। यह रहस्य चाहे कितना भी गहरा हो, सूर्य की रोशनी में जरूर आएगा। इसके तुरंत बाद बीरबल उस गांव की ओर रवाना हुए जहां आतंक फैला हुआ था। उनका लक्ष्य था उस काली चीज के पीछे की सच्चाई को। बीरबल दोपहर होने से पहले ही उस आतंकित गांव की सरहद पर पहुंच गए। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो सामान्य डर से कहीं ज्यादा गहरी थी। गलियां सुनसान थी, चूल्हे ठंडे थे और जानवर भी शायद डर के मारे आवाज नहीं कर रहे थे। बीरबल ने घोड़े से उतरकर एक पुरानी कुएं के पास विश्राम किया। उन्होंने सीधे लोगों से पूछने की बजाय पहले स्थिति का अवलोकन करना बेहतर समझा। कुछ देर बाद उन्हें एक झोंपड़ी से झांकता हुआ एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। बीरबल उसके पास गए और अत्यंत विनम्रता से पूछा, बाबा, गांव में इतना डर क्यों है? क्या कोई महामारी फैली है? बुजुर्ग ने डरते डरते दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो कई रातों से सोया न हो। वो फुसफुसाया, हुजूर, ये महामारी नहीं, ये तो किसी शैतान का कोप है। वो काली चीज सिर्फ अंधेरी रातों में आती है, जमीन से हवा में उठती है और जो उसे देखता है उसे बीमार कर देती है। बीरबल ने बुजुर्ग की बातों में छिपी अतिशयोक्ति को भांप लिया। उन्होंने मन ही मन तय किया कि इस डर के पीछे जरूर कोई मानव शरारत या साधारण घटना है, जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब उन्हें रात होने का इंतजार था। सूरज कब का पश्चिम के क्षितिज में डूब चुका था और अमावस्या की रात अपनी स्याह चादर फैला चुकी थी। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार एक पुराना फटा हुआ लबादा ओढ़ा और सावधानी से बस्ती की ओर चल पड़े। वो जानते थे कि इस डर का सामना सीधे करना होगा। गांव में भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़कियां कसकर बंद थी और गलियां वीरान थी। अचानक उन्होंने बूले व्यक्ति के बताए गए स्थान के पास एक अजीबोगरीब आवाज सुनी, जैसे कोई भारी कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। बीरबल ने फौरन एक टूटी दीवार की ओट ली। उनकी पैनी नजरें अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा, जमीन से लगभग एक आदमी की ऊंचाई तक उठी हुई वो काली चीज धीरे धीरे हवा में लहरा रही थी। उसके किनारे अजीब तरह से चमकीले थे और उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। बीरबल मुस्कुराए। ये कोई दैवीय कोप या शैतान का काम नहीं था, बल्कि किसी मनुष्य द्वारा बड़ी कुशलता से किया गया एक डरावना नाटक था। अब उन्हें बस पर्दे के पीछे के कलाकार को ढूंढना था। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की और पूरी तरह शांत होकर दीवार की ओट से सरके।
उनकी पैनी नजरें अब सीधे उस धुरी को ढूंढ रही थी जिस पर यह पूरा नाटक टिका था। वस्तु की अजीबोगरीब गति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने पाया कि वो छत की ओर जा रहे एक बारीक धागे से नियंत्रित की जा रही है। बीरबल ने पास से एक छोटी नुकीली टहनी उठाई और चुपके से उस जगह पर फेंकी जहां से वो धागा नीचे आ रहा था। क्षण की हल्की सी आवाज हुई। पलक झपकते ही वो काली चीज बेजान होकर जमीन पर गिर गई और उसके पीछे छिपकर धागा खींचने वाला व्यक्ति संतुलन खोकर लड़खड़ा उठा। अंधेरे में भी उसकी पहचान छिपी नहीं रही। वो और कोई नहीं बल्कि अकबर के दरबार का एक ईर्ष्यालु दरबारी था जिसने बादशाह को डराकर बीरबल की जगह लेने के लिए ये चाल चली थी। बीरबल ने ठंडी सांस ली। नाटक समाप्त हुआ। मेरे दोस्त, अब बीरबल को बस ये चाल बादशाह के सामने उजागर करनी थी। बीरबल ने तुरंत उस षड्यंत्रकारी दरबारी को उठाया जिसके चेहरे पर पकड़े जाने का डर स्पष्ट था, और साथ ही वो कृत्रिम राक्षस भी उठा लिया। उसने जोर से आवाज लगाकर महल के पहरेदारों को बुलाया और बादशाह को नबर भिजवाई। जल्द ही मशालें जलाई गई और बादशाह अकबर चिंतित अवस्था में उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल, तुम ठीक हो? अकबर ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने शालीनता से झुककर कहा, जी जहांपनाह, मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं। अब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वफादार सेवक आज रात आपकी नींद उड़ा रहा था। बीरबल ने पूरी चाल का पर्दाफाश कर दिया। अकबर की आंखें क्रोध और आश्चर्य से फैली हुई थी। उन्होंने तुरंत उस ईर्ष्यालु दरबारी को कारागार में डालने का आदेश दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखें स्नेह से नम थी। बीरबल, मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग मेरी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना है। सत्ता का लालच हमारी दोस्ती को कभी डिगा नहीं सकता। बीरबल ने सिर झुकाया और दोनों के बीच का विश्वास एक बार फिर अटूट साबित हुआ। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया और खुद खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया। ये स्नेह शाही दरबार की सख्त मर्यादाओं से परे था। आज तुमने मेरी नींद को वापस खरीद लिया बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने बड़े से बड़ा षड्यंत्र भी टिक नहीं पाता। अकबर ने एक गहरी सांस ली। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सोने, हाथी या कोई भी जागीर देने को तैयार हूं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी मुस्कान, आपका विश्वास और हमारी ये दोस्ती ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। असली दौलत खजाना नहीं, बल्कि वो समझदारी है जो हमें सही और गलत में अंतर बताती है। अकबर उनकी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की वफादारी किसी पद या धन की मोहताज नहीं है। उस दिन से अकबर और बीरबल की दोस्ती पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन गई। दरबारियों ने ये जान लिया कि जहांपनाह और बीरबल को अलग करना असंभव है, क्योंकि उनका साथ केवल संयोग नहीं बल्कि नियति थी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये दोस्ती केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी, बल्कि गंभीर विचार विमर्श और राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों का आधार बन गई थी। बादशाह अकबर अपनी महानता के बावजूद बीरबल के तर्क और अद्वितीय बुद्धिमत्ता पर इतना भरोसा करते थे कि कोई भी बड़ा निर्णय उनकी राय लिए बिना नहीं लेते थे। बीरबल की सलाह हमेशा सीधी, तार्किक और मानवीय मूल्यों से भरी होती थी। वो केवल समस्या का समाधान नहीं बताते थे, बल्कि उसके पीछे छिपी जटिलताओं को भी उजागर करते थे। अक्सर वे दोनों देर रात तक शाही बागों में टहलते, राज्य की राजनीति से दूर जीवन के दर्शन और सत्य पर खुलकर बातचीत करते थे। अकबर को बीरबल की निडरता पसंद थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मित्र ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सच को बिना किसी लागल पेट के उनके सामने रख सकता है। यही आपसी सम्मान और खुलेपन ने उनकी दोस्ती को समय की कसौटी पर खरा उतारा। ये दोस्ती बादशाह अकबर के लिए केवल एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं थी, बल्कि भारी शाही जिम्मेदारियों के बीच
एक सुकून भरी पनाह भी थी। जब भी राजनीति की जटिलताएं और दरबार की औपचारिकताएं उन्हें थका देती थी, बीरबल की सरल और हास्यपूर्ण बातें उनके मन को शांत कर देती थी। कई बार ऐसा होता कि दरबार समाप्त होने के बाद जब केवल वे दोनों अकेले होते, अकबर बीरबल से कहते, मित्र, इस ताज का बोझ कभी कभी बहुत भारी लगता है। बीरबल मुस्कुराते और जवाब देते, हुजूर, शायद इसलिए ही भगवान ने आपको एक हास्यप्रिय मित्र दिया है, जो बोझ नहीं, केवल मुस्कान बांटता है। इस अनौपचारिक माहौल में अकबर अक्सर भूल जाते थे कि वे एक सम्राट हैं। वे बस एक दोस्त थे जो दूसरे दोस्त के साथ अपने विचार साझा कर रहा था। उनकी आपसी समझ इतनी गहरी थी कि कभी कभी केवल एक नजर या एक हल्की सी मुस्कान ही बहुत कुछ कह जाती थी, जिसने उनके रिश्ते को दरबार की ईर्ष्या और षड्यंत्रों से हमेशा सुरक्षित रखा। ये एक ऐसा बंधन था जहां राजा और प्रजा के बीच की रेखा मिट चुकी थी। अक्सर जब राजकाज की गंभीर समस्याएं अकबर को चारों ओर से घेर लेती थी और उनका माथा चिंता की लकीरों से भर जाता था, तो ऐसे में बीरबल का कक्ष में प्रवेश करना ही काफी होता था। बीरबल कभी सीधे सलाह नहीं देते थे, बल्कि एक ऐसी हास्यपूर्ण कहानी या पेचीदा पहेली सुनाते थे जो समस्या के मूल को धीरे से छूती थी। अकबर पहले तो गंभीर मुद्रा में सुनते रहते थे, फिर धीरे धीरे उनके होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आ जाती थी। वे जानते थे कि बीरबल ने न केवल समाधान का रास्ता सुझाया है, बल्कि उन्हें उस शाही बोझ से भी क्षण भर के लिए मुक्त कर दिया है। ये केवल बुद्धि का मेल नहीं था, ये दो आत्माओं का सहज संवाद था। बीरबल समझते थे कि महान सम्राट को भी कभी कभी केवल एक साधारण मित्र की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनकी मानवता और सरल जीवन की खुशियां याद दिलाए। उनकी दोस्ती की यही सहजता उन्हें युगों युगों तक अमर बनाने वाली थी। उनकी ये अनोखी दोस्ती केवल महल के एकांत कमरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये भरे दरबार में भी स्पष्ट रूप से झलकती थी। जहां अन्य दरबारी हमेशा नपीतुली और औपचारिक बातें करते थे, वहीं बीरबल के पास सम्राट से खुलकर बात करने और यहां तक कि हल्के मजाक करने का भी विशेषाधिकार था। बीरबल कई बार हास्य और व्यंग्य का प्रयोग करते हुए ऐसी बात कह जाते थे जिसे कहने की हिम्मत किसी और में नहीं होती थी। अकबर जानते थे कि बीरबल की बातों में छिपी हुई सच्चाई है, जो उन्हें चाटुकारिता से दूर रखती है। कई बार गंभीर राजनीतिक चर्चाओं के बीच जब तनाव चरम पर पहुंच जाता था, तो बीरबल का एक चुटकुला या उनकी सहज टिप्पणी पूरे माहौल को शांत कर देती थी। इस रिश्ते में गहरा सम्मान था, मगर औपचारिकता का बोझ और डर जरा भी नहीं था। यही कारण था कि अकबर को बीरबल का साथ इतना प्रिय था। वे उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता पर पूर्ण भरोसा करते थे। उनकी ये मित्रता केवल शाही दरबार के औपचारिक दायित्वों तक सीमित नहीं थी। अक्सर राजनीतिक दावपेंच और सुलह समझौतों से परे अकबर अपने व्यक्तिगत दुखों और निजी दुविधाओं में भी बीरबल को खोजते थे। जब बादशाह का मन किसी गहन चिंता से व्याकुल होता या उन्हें किसी रिश्तेदार की ओर से धोखे का सामना करना पड़ता, तो बीरबल ही वो सहारा होते थे। बीरबल कभी कभी कोई सीधा जवाब देने के बजाय एक छोटी सी कहानी सुनाते या कोई पहेली बुझाते थे जिसका गूढ़ अर्थ होता था। अकबर तुरंत उस सत्य को पकड़ लेते थे और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता था। ये दोस्ती इतनी सहज थी कि कई बार भरी सभा में भी वे दोनों आपस में ऐसा मजाक कर लेते थे जो बाकी सबको चौंका देता था, लेकिन उन्हें हंसाता भी था। ये गहरा विश्वास ही उनके शासन की अदृश्य नींव थी, जिसने वर्षों तक उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखा और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। वे जानते थे कि सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी उनका